अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। जैसे कि एसबी के यूनिवर्सिटी की जानिब से एजुकेशनल डिपार्टमेंट में काफ़ी जॉब्स आई हुई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तैयारी ग्रुप्स में भी हो रही थी। तो आज हमने सोचा कि हम यूट्यूब पे आपको जनरल साइंस के हवाले से भी बताते चलें। जेवीटी, जेईटी, जीडीएम या जितने भी मतलब पोस्ट्स पे आपने अप्लाई किया हुआ है, अगर आपको साइंस में मसला आ रहा है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट किसी को भी क्लियर नहीं होते। अगर किसी को मैथ आती है, साइंस नहीं आती, किसी को साइंस आती है तो इंग्लिश नहीं आती, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ मसला ज़रूर होता है। इसके लिए ये है कि हमारा चैनल इस हवाले से काम कर रहा है। तो आपका कोई भी सवाल हो या किसी भी सब्जेक्ट में आपको मसला आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और हमारे काफ़ी ग्रुप्स हैं जिसमें नोट्स बने हुए हैं, हमने काफ़ी लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। जैसे कि अब टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है, कह रहे थे कि ईद के बाद शायद के टेस्ट लिया जाए, तो इतने शॉर्ट टाइम में आप अपने 20 नंबर को बचाने के लिए हम आपके लिए जनरल साइंस का मतलब कि 5 क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी कवर करें। तो आप इतना पढ़ नहीं सकते इसको अंदर से, ठीक है, इतना टाइम भी नहीं होता कि आप इसको पढ़ें फिर समझें। तो इसलिए जिसको साइंस में बहुत ही ज़्यादा मसला है, तो आप डायरेक्ट आ जाएं इसके की पॉइंट पे, क्योंकि की पॉइंट्स जो होते हैं वो पूरे चैप्टर का हल होते हैं। अगर आपको की पॉइंट समझ आ जाएंगे तो अगर आप थोड़ा बहुत अंदर से पढ़ भी लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। मज़ीद इसके नोट्स हमारे पास मौजूद हैं, हम व्हाट्सएप नंबर शो कर देंगे, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है, ड्यू टू क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड एंड देयर रिलेशनशिप कैन बी नोन। कहता है कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाइड होते हैं, उन्हें हम कैसे पहचानते हैं, या उनका आपस में क्या ताल्लुक़ होता है, कैसे ताल्लुक़ होता है, वो हम क्लासिफिकेशन के बेस पे ऑर्गेनिज्म की पहचान या ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ बताते हैं। कैसे, अगर कि आप ऑर्गेनिज्म को जितने भी जानदार हैं उनको क्लासीफाई नहीं करेंगे, अगर कि उनकी दर्जाबंदी नहीं करेंगे, उनको ग्रुप्स में नहीं तकसीम करेंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि बर्ड्स में क्या खासियतें हैं, या इंसानों की खासियतें क्या हैं, या प्लांट्स की खासियतें क्या हैं। जैसे कि प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, इस तरह एनिमल्स जो हैं वो प्लांट से अपनी खुराक लेते हैं। तो अगर हमने ऑर्गेनिज्म की पहचान देखनी है या उनका रिलेशनशिप, उनका ताल्लुक़ आपस में देखना है, तो हमने क्लासिफिकेशन करनी होती है इसकी। पहले पॉइंट में ये था। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, टू डिवाइड ऑर्गेनिज्म। अब हम कह चुके थे कि हमने ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करनी है, इसलिए क्योंकि हम इन्हें पहचानें, इनका रिलेशन देखें। टू डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू द ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को, जानदारों को तकसीम करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ इज़ कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आ रही है क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। जब आप ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, तमाम जानदारों को ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, तो आपको क्या पता चलता है कि कौन से जानदार में कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं, कौन से में डिफरेंस हैं। मतलब कि अगर हम अपने आप को कंपेयर करें प्लांट से, तो प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट क्या करते हैं, एक जगह पर खड़े रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ज़मीन से पानी लेते हैं, सनलाइट की मौजूदगी में वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम घूमते हैं, फिरते हैं, काम काज करते हैं, लेकिन जब हमें भूख लगती है तो हम प्लांट से तैयारशुदा खाना खाते हैं। जैसे कि हम फसल उगाते हैं तो उससे हम जो भी मिलता है वो हम तैयार करके खाते हैं। तो ये डिफरेंस हमें पाए जाते हैं। और कौन सी सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि प्लांट को भी वाटर की ज़रूरत होती है, प्लांट को भी सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें भी विटामिन डी के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, और हमें भी ऑक्सीजन चाहिए होता है हमें ज़िंदा रहने के लिए, तो प्लांट को भी ये चीज़ें दरकार होती हैं। ये सिमिलरिटीज़ हैं। और डिफरेंस ये है कि हम अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इसलिए हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं ग्रुपिंग में, उस ग्रुपिंग को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। आगे तीसरा पॉइंट है, द लार्ज ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड किंगडम। अब ये किंगडम क्या भला है, ठीक है। किंगडम हमारे पास 5 होते हैं। ये बायो की 9th क्लास का एक चैप्टर भी है किंगडम। तो किंगडम हमारे पास 5 किस्म के होते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है। किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। अब ये प्लांटी और एनिमलिया को जब हम डिस्कस करते हैं तो ये लार्जेस्ट ग्रुप हैं, लार्जेस्ट ग्रुप हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन के, क्योंकि ज़्यादातर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास
ये क्या कह रहा है कि लार्ज ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड किंगडम। लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम कहते हैं। वैसे हमारे पास किंगडम 5 हैं, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया और प्लांटी एनिमलिया हो गया। जब एनिमलिया और प्लांटी की हम बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट ग्रुप में आते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, लार्जेस्ट ग्रुप या लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड किंगडम। सही है। पॉइंट नंबर 4, 5 किंगडम आर, हमारे पास 5 किंगडम ही हैं। इनके नाम अगर आपको याद होंगे तो जब आपसे पूछा जाएगा तो लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है तो आप कहेंगे किंगडम, क्योंकि लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं, कभी कभी किंगडम भी दिया होगा, पूछेगा कि लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्लांटी एनिमलिया। आपको याद रहे कि ये दोनों लार्जेस्ट ग्रुप है, बाकी ये छोटे ग्रुप है किसके, किंगडम के। पॉइंट नंबर 5, बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा। अब ये जो हमारे पास पहला किंगडम है मोनेरा, बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। कैसे, मोनेरा में जितने भी जानदार आते हैं वो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक खुलियों पर मुश्तमिल होते हैं। बैक्टीरिया हमारे पास एक सेल से बना होता है, ये हमें आम आंख से नज़र नहीं आता, इसलिए हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। जैसे कि अब हमारा दही भी इसकी वजह से बनता है, ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, फ्रेंडली मतलब कि वहाँ पे हमारे खुराक को हज़म करने में मदद देता है। और इस तरह ये बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, आम आंख से नज़र नहीं आते, इसके लिए हमने इसकी कहाँ रखा है, किंगडम मोनेरा में रखा है। और आगे अगर फंजी की बात करें तो कुछ फंजी हमारे पास क्या होते हैं, सुमाल होते हैं जो आम आंख से नज़र नहीं आते, और कुछ फंजी हमारे पास क्या होते हैं, बड़े होते हैं जिन्हें हम खुद देख सकते हैं। तो यीस्ट हो गया, रोज़ोफस हो गया, मशरूम आर द एग्जाम्पल ऑफ फंजी। पूछ सकता है आपसे कभी कभी कि फंजाई के एग्जाम्पल कौन से हैं, ये दे के पूछेगा, मतलब रोज़ोफस दे के पूछेगा इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कौन से किंगडम का, फिर देगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एनिमलिया, फिर आपने बताना है कि ये किसका है, ये फंजाई का है। तो इस तरह आपने ये सारे नाम याद रखने हैं तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 6, ऑल प्लांट्स आर इंक्लूड इन द किंगडम। All plants are included in the kingdom Plantae and animal are included in the Animalia। मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, जो लार्ज ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का उसे किंगडम कहते हैं, और उसमें क्या आता है, प्लांटी और एनिमलिया आता है। तो नीचे भी यही कह रहा है, तो प्लांट को, तमाम प्लांट्स को प्लांटी में रखा गया है, तमाम एनिमल्स को एनिमलिया में रखा गया है। ठीक है, तो ये उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, 2 ग्रुप्स ऑफ फ्लावरिंग। हमारे पास जो फ्लावर होते हैं, एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब ये फ्लावरिंग की बात कर रहा है, कहते हैं 2 ग्रुप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर। अब कौन से हैं वो 2 ग्रुप, एक मोनोकोट है, एक डाइकोट है। अब मोनोकोट और डाइकोट क्या होते हैं, पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। मोनोकोट वो प्लांट होते हैं जिनका जो सीड है, जिनका जो बीज है वो एक कोट पर मुश्तमिल हो, यानी कि एक हिस्से पर मुश्तमिल हो। और डाइकोट वो प्लांट होते हैं जिनका जो सीड है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो, उनको हम डाइकोट कहते हैं। तो ये कहते हैं कि 2 ग्रुप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर कॉल्ड मोनोकोट और डाइकोट। बस इनके नाम आपने याद रखने। आगे पॉइंट नंबर 8 है, बम्बू, शुगर कैन्स, मेज, वीट, राइस। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकोट एंड मैंगो, गावा, पंपिंग, रोज़ आर द एग्जाम्पल ऑफ द डाइकोट। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट के जो 2 ग्रुप होते हैं हमारे पास, उनको हम क्या कहते हैं, एक मोनोकोट होता है और डाइकोट होता है। मोनोकोट ऐसे बीज होते हैं जो एक हिस्से पर मुश्तमिल हों, डाइकोट वो होते हैं जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हों। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रहा है, बम्बू वो जो बांस के लकड़े होते हैं हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, शुगर कैन कहते हैं हम गन्ने को, ठीक है, गन्ना या मेज़ कहते हैं मकई को, वीट हमारे पास गंदम होता है, राइस चावल, इनके जो बीज होते हैं वो मोनोकोट होते हैं। सही है, कभी कभी ये भी देख के आपसे पूछ सकता है कि बम्बू या शुगर, मेज़, कोई भी एक इनमें से देख के पूछ सकता है कि ये मोनोकोट है, डाइकोट है। तो आपको याद रहे ये मोनोकोट है क्योंकि इनके बीज एक हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं। आगे हमारे पास मैंगो, आम, गावा, पंपिंग और रोज़, तो ये क्या होते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल ऑफ डाइकोट। इनके जो बीज होते हैं वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द सीड, लीव एंड द फ्लावर्स ऑफ द मोनोकोट। अभी मोनोकोट और डाइकोट के प्लांट में थोड़ा फ़र्क होता है। जो मोनोकोट होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनके दरमियान सीड में यानी कि बीज में, उनके लीव में और उनके पत्तों में फ़र्क होता है थोड़ा। किसके निस्बतन, डाइकोट प्लांट के निस्बत।
इसमें से आपने सिर्फ यही याद रखना है कि डिफरेंस होता है मोनोकोट और डाइकोट प्लांट के बीच, लीव में, सीड में और फ्लावर्स में। पॉइंट नंबर 10 है एनिमल हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। याद रखना कि पहले हमने पढ़ा था प्लांटी और एनिमल लार्ज ग्रुप ऑफ द किंगडम, फिर हमने आगे इनको डिस्कस किया था। अब एनिमल में भी मज़ीद हमने 2 ग्रुप बनाए हुए हैं। वो कौन से हैं? एक वर्टिब्रेड है, एक इनवर्टिब्रेड है। अब वर्टिब्रेड कौन से जानदार होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो, जो रीढ़ की हड्डी के सपोर्ट की मदद से चल फिर सकते हो, बैठ उठ सकते हो, तो वो वर्टिब्रेड हैं। ऐसे जानदार जिसमें रीढ़ की हड्डी जिनमें नहीं पाई जाती हो, वो हमारे पास इनवर्टिब्रेड आ जाते हैं। अभी आपको ये तो पता लग गया होगा कि जो वर्टिब्रेड हैं, जैसे कि हमारे पास फ़िश आ गया, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फ़िश हो गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। अभी फ़िश आपको पता है कि मछली को कहते हैं। अगर हमने मछली खाई है तो उसके मतलब के दरमियान एक बहुत बड़ी हड्डी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। एम्फीबियंस वो होते हैं जिनके जल्द सख्त होते हैं, ठीक है, जो समुंदर में पाए जाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल वगैरह, इस तरह के जानदार जिनके जल्द सख्त हों, वो मतलब वो भी वर्टिब्रेड में आ जाते हैं। और रेप्टाइल रेंगने वाले जानदारों को कहते हैं, जो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। ये भी कुछ मगरमच्छ की तरह होते हैं, समुंदर में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, तो इनको कहते हैं। बर्ड्स, ये परिंदे वगैरह, इनमें भी रीढ़ की हड्डी होती है। और मैमल्स, जो दूध पिलाने वाले जानदार होते हैं, उनमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब अगर इनवर्टिब्रेड की बात करें तो इनवर्टिब्रेड वो जानदार होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो वो हमारे पास स्पॉन्जेस, वर्म्स, इंसेक्ट्स और क्या है, मॉलस्कस एंड इकिनोडर्म्स। अब ये क्या कह रहा है कि हमने एनिमल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक वर्टिब्रेड और एक इनवर्टिब्रेड। जो हमारे पास मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेड हैं वो भी 5 हैं। मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेड वो कौन से हैं? फिश हो गया, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल। और 5 ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेड हमारे पास कौन से हो गए? स्पॉन्जेस, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स एंड इकिनोडर्म्स। ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है, ऑर्गेनिज़म का रहना, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म का एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहना, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आगे है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ नेसेसरी बिकॉज मैनी ऑर्गेनिज़म आर नाउ इंडेंजर्ड। यह कह रहा है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के दौर में हमारे बायोडाइवर्सिटी को बहुत ख़तरा लाहक हैं। कैसे कि काफ़ी शिकारियों ने हमारे अहम जानवरों का शिकार करके अब ये वो हमारे जानवर ख़त्म हो रहे हैं। इसलिए हमारे बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमने कुछ तदाबीर अख्तियार करनी होंगी ताकि हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रह सके। कल्टिवेशन, अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन हैव destroyed the habitat of the organism. By conserving the biodiversity, the organisms can be saved from the extinction. अभी ये कह रहा है कि हमारे फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। फसलों को नुकसान मतलब कि शहरी आबादी बढ़ने की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि प्लॉटिंग करने की वजह से हमारे फसलों को भी नुकसान पड़ रहा है। हम जंगलात को काट रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। ऑर्गेनिज़म मतलब कि वहाँ से अगर हम जंगलात को काटेंगे, तबाह करेंगे, वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, या तो मर जाएंगे या वो कहीं भाग जाएंगे। इसलिए हर चीज़ को बैलेंस रखने के लिए हमने कुछ तदाबीर का अपनाने पड़ेंगे। और तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज आपने लाजमी करना है। अगर अंदर से आपने नहीं पढ़ा, की पॉइंट पढ़ के डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे, इंशाल्लाह आपके अगर किसी को बिल्कुल भी साइंस नहीं आती तो उसके 15 नंबर कवर हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। द कैट बिलोंग्स टू विच ग्रुप? कैट्स मैमल से बिलोंग करते हैं। मैंने आपको बताया मैमल कौन से होते हैं? जो दूध पिलाते हैं। एम्फीबियंस मैंने आपको बताया जिनके मतलब कि जिस्म सख्त होता है, उनका जल्द बहुत सख्त होता है। रेप्टाइल रेंगने वाले होते हैं। बर्ड उड़ने वाले होते हैं, ना कैट उड़ता है ना रेंगता है, तो ये मैमल होगा क्योंकि ये दूध पिलाती है कैट, इसलिए ये मैमल है। अ फिश रिस्पायर थ्रो विच आर्गन? रिस्पायर का मतलब है सांस लेना। एक जो मछली है वो सांस लेती है। थ्रो विच आर्गन? कौन से अज़ा से वो सांस लेती है? तो लंग्स से तो नहीं ले सकती, स्किन से भी नहीं ले सकती, एयर सैक से भी नहीं ले सकती। तो मछली के पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। आपने देखा होगा कि मछली के पास गिल्स होते हैं जो ओपन हो रहे होते हैं। तो मछली जब सांस लेती है तो पानी उनके गिल्स के ज़रिए अंदर जाता है, फिर मुंह से वो पानी बाहर निकालती है, ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द कोटिलेडन इन द ग्राम सीड? हमने अभी मोनोकोट डाइकोट पढ़ के आए हैं, तो कोटिलेडन कहते हैं या तो मोनोकोट हो या डाइकोट हो। तो ग्राम सीड में हमारे पास
2 कोटिलेडन होते हैं। सही है, मोनोकोट में हमारे पास 2 कोटिलेडन होते हैं वो ग्राम सीड में। आउट ऑफ दिस विच ग्रुप इज़ फाउंड ओनली इन द ओशियन, इनमें से कौन सा जानदार ओशियन में पाया जाता है ज़्यादातर। वैसे तो मतलब फ़िश भी पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स नहीं पाए जाते, ये दोनों हिस्सों पर रह सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने थोड़ा बहुत अंदर से पढ़ा होगा तो इसका सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, और अब आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैथ में, आपको साइंस में या आपको इंग्लिश में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी मसला आ रहा हो, चाहे जेवीटी हो, जेईटी हो, जो भी मतलब आपने जिसमें भी अप्लाई किया हुआ है, हम आपकी फुल टाइम हेल्प करेंगे। बहुत टाइम कम रह गया है तो आप अपनी तैयारी करें। अगर किसी भी हवाले से हेल्प चाहिए हो तो हमसे रब्ता करें, और काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं। शुक्रिया।